हेलो एवरीवन, आज डेट है 24 दिसंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर यूपीएससी, स्टेट पीएससी और अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि धोलावीरा जो लोकेशन है, जिसको मैप को सबसे पहले आपको जाकर के व्यू करना है और फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आपको कमेंट बॉक्स में आकर के टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था सोलोमन आइलैंड्स को लेकर के, तो उनकी जो लोकेशन है उसको हम व्यू कर लेते हैं। पैसिफिक ओशियन में सोलोमन आइलैंड्स कंट्री एग्जिस्ट करती हैं और ये जो सोलोमन आइलैंड्स जो कंट्री है वो 6 मेजर आइलैंड्स के साथ में और 900 स्मॉल आइलैंड्स के साथ में मिलकर के बनी हुई कंट्री है। प्रेजेंट टाइम में न्यूज़ में है और न्यूज़ में रहने का ये कारण है कि इसने ताइवान के साथ में जो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन से उनको खत्म करके चाइना के साथ में एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। द हिंदू के फ्रंट पेज को अगर हम डिस्कशन करें तो द हिंदू के फ्रंट पेज पर सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने से रिक्वेस्ट की है कि जो भी प्रेजेंट टाइम में रैलीज चल रही हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज की गैदरिंग्स चल रही हैं और आने वाले टाइम में 2022 में यूपी असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, उनको कुछ टाइम के लिए आप पोस्टपोन कीजिए और एक्सटेंड कीजिए, क्योंकि कोविड के जो न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उससे ये लग रहा है कि अगर इसी तरीके से गैदरिंग्स होती रही तो आने वाले टाइम में मेजर कंसर्न क्रिएट होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए हम इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में भी डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और मेंस में जीएस पेपर 2 में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से 329 तक इसके बारे में बताया हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिसेज के लिए, इसके अलावा लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए जो इलेक्शन होते हैं उनको कंडक्ट करवाने का काम करता है। इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के जो इलेक्शन होते हैं उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट नहीं करवाता है। 25 जनवरी 1950 को एस्टेब्लिश किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। ये सारे के सारे आर्टिकल्स हैं, ये सब कुछ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अब इस कमीशन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में इनिशियली स्टेज पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1 मेंबर बॉडी थी, सिर्फ 1 मेंबर इसमें हुआ करते थे। उसके बाद में इसको मल्टी मेंबर बॉडी में चेंज कर दिया गया। इसमें प्रेजेंट टाइम में 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ओके, तो ये हमने स्ट्रक्चर की बात की। स्ट्रक्चर को लेकर के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि पूछ लेंगे कि सिंगल मेंबर बॉडी है, इनिशियल स्टेज में ही सिंगल मेंबर बॉडी थी या बाद में जाकर के इसको मल्टी मेंबर बॉडी में चेंज किया गया। इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें तो जो भी हमारी इलेक्टोरल रोल्स होते हैं उनको प्रिपेयर करने का काम करता है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनको रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है, उनके इलेक्शन सिंबल्स उनको अलॉट करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो, जब भी कोई इलेक्शन होते हैं तो उनके लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इशू करता है। इसके अलावा कोई भी कैंडिडेट जो है वो अपने कैंपेन में कितना एक्सपेंडिचर करेगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ का कितना खर्चा होएगा, उन सब कोई भी लिमिट ये डिसाइड करता है। ओके, तो ये हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इम्पोर्टेंट रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनको व्यू किया। सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगर हम देखें तो यहाँ पर न्यूज़ है डीलिमिटेशन एक्ट को लेकर के। अभी जम्मू एंड कश्मीर में जो डीलिमिटेशन हुआ और उसके रिजल्ट सामने आए, उसकी वजह से वहाँ की जो रीजनल पार्टीज़ हैं उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। उनका ये मानना है कि इसकी वजह से जो कश्मीर वैली के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए था, उसके कंपैरिजन में जम्मू के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि 7 सीट्स को इंक्रीज़ करने की बात की गई है। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया है कि जो पॉपुलेशन है उसके बेसिस नहीं बनाया गया है इस डीलिमिटेशन में। तो 1952 का जो डीलिमिटेशन एक्ट है वो ये बोलता है कि पॉपुलेशन एक मेजर फैक्टर है
जो कंस्टिट्यूएंसी सीट्स हैं उनकी जो बाउंड्री है उनको डिसाइड करने में। लेकिन इसके अलावा फिजिकल फीचर्स, बाउंड्रीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ एंड पब्लिक कन्वीनियंस, ये भी पॉइंट होते हैं जिनके ऊपर कंस्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज को डिसाइड किया जाता है। यहाँ पर वो ऑफिसर्स जो इस डिलिमिटेशन कमीशन में काम कर रहे थे उन्होंने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि अगर पॉपुलेशन कोई बेसिस बनाया जाए तो हमारा जो उत्तराखंड जो स्टेट है वहाँ पर हिल डिस्ट्रिक्ट जो है ना, वहाँ पर पॉपुलेशन 20% तक कम है प्लेन रीजन से, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है उनको बनाया गया है। तो इसकी वजह से ये काम ये जो डिसाइड है ना, ये जो डिसीजन है वो ना सिर्फ पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, अदर फीचर्स भी होते हैं कि वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, अगर मान लो आपको उनकी कनेक्टिविटी इतनी दूर कर देते हो, किसी अदर एरिया से उनको कनेक्ट कर देते हो, तो उनकी जो भी बेसिक जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उनको कंप्लीट करने के लिए उनको बहुत दूर जाना पड़ेगा। तो हर चीज़ को व्यू करके ये जो बाउंड्रीज हैं उनको डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड, ये जो न्यूज़ है वो लुधियाना कोर्ट को लेकर के है। इसमें एक एक्सप्लोजन देखने को मिला जिसकी वजह से 1 पर्सन की डेथ हो गई और 6 इसमें इंजर्ड हो गई। अभी देखो पंजाब में इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसकी वजह से ये भी स्टेटमेंट सामने देखने को मिला है कि लॉ एंड ऑर्डर को कुछ डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। तो अभी इसका इन्वेस्टिगेशन होगा कि किस कारण से और किन लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर देखिए, ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर के है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि अभी रिपब्लिक डे को जब सेलिब्रेशन होगा तो ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, जिसमें हमारी पार्लियामेंट और उसके आसपास वाला जो एरिया है उसको रिजिवनेट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जैसे ही पार्लियामेंट में सीट्स इंक्रीज हो तो जितनी सीट्स इंक्रीज हो उनके अकॉर्डिंग अवेलेबिलिटी हो सके वहाँ पर स्पेस की। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जब रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होगा तभी हमारे जो पीपल हैं वो उस एरिया को व्यू कर पाएंगे। इसके जो चीफ आर्किटेक्ट है वो उनका नाम है बिमल पटेल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर जो आर्टिकल है ये देखो जो उड़ीसा कोस्ट वाला रीजन है वहाँ पर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने यहाँ पर रिसर्च किया, और इसके अलावा यहाँ पर ओलिव रिडली जो टर्टल्स हैं उनकी एक तरीके से उनकी टैगिंग करने की कोशिश की जा रही है। टैगिंग करने का काम ये है कि उनकी बारे में जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, साइंटिस्ट ने टैगिंग करने का काम इसलिए स्टार्ट किया है कि जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन सभी को हम अवेल कर सके, उनके बारे में और बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें पता लग सके, आने वाले टाइम में उनकी पॉपुलेशन को काउंट किया जा सके कि कितनी पॉपुलेशन उनकी आने वाले टाइम में इंक्रीज हुई है। ओलिव रिडली टर्टल्स के लिए अगर हम देखें तो 3 मास नेस्टिंग साइट्स हैं, गहीर माता, देवी रिवर माउथ एंड रूसी किला। ओके, तो इसके बारे में हम कुछ बेसिक फैक्ट्स देखेंगे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में और ओलिव रिडली टर्टल्स से रिलेटेड। सबसे पहले हम देख लेते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। 1916 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बनाया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर ये काम करता है। इसका मेजर काम ये है कि इट इज़ ए नेशनल सेंटर फॉर फोनेस्टिक सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द रिसोर्सेज लीडिंग टू द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज ऑन द एक्सेप्शनली रिच फोनल डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और 16 इसके रीजनल स्टेशन है हमारी कंट्री में जो डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस पर वर्क करते हैं। इसके हेड की अगर इसके प्रेजेंट टाइम में जो चेयरपर्सन है, जो इसके डायरेक्टर हैं, उनका नाम है डॉक्टर धृति बनर्जी, फर्स्ट वीमेन जो इनके डायरेक्टर के पोस्ट पर वो अपॉइंट हुई है। अब हम ओलिव रिडली टर्टल्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ओलिव रिडली टर्टल्स की अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी सी टर्टल्स पाए जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट जो है वो ये है और स्मॉलेस्ट है। इनका जो नाम है वो इनका जो इनको नाम दिया गया है ना, वो गेट दियर नेम फ्रॉम दियर ओलिव कलर्ड कार स्पेस। ओके, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इनके प्रोटेक्शन की वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में इनके बारे में बताया गया है। IUCN रेड लिस्ट में इनको वनरेबल डिक्लेयर किया गया है और साइट्स जो है वो अपेंडिक्स 1 में इनको नाम इनका इंसर्ट करती है। इनके हैबिटाट की अगर हम बात करें तो पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशियन का जो वार्म वाटर है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। उड़ीसा की जो गहीर माता मैरीन सेंचुरी है
यहाँ पर आप मैप के थ्रू व्यू कीजिए, ये गहीरमाता मैरीन सेंचुरी है, यहाँ पर ये पाई जाती है। और ये है देवी रिवर का यहाँ पर, इस ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ पर ये ओलिव रिडली टर्टल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। गहीरमाता मैरीन सेंचुरी जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉलोनी ऑफ ब्रीडिंग एनिमल्स ऑफ सी टर्टल्स। ओके, अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नेम है अरीबाडा। अरीबाडा क्या होता है? मास नेस्टिंग। इसमें क्या होता है कि जितनी भी फीमेल होती हैं वो एक साथ आती हैं बीच के ऊपर और अपने जो एग्स हैं उनको ले करती हैं। दे ले देयर एग्स ओवर ए पीरियड ऑफ 5 to 7 days in conical nest about 1.5 feet deep, with they dig with their hind flippers। अपने जो फ्लिपर्स हैं उनके थ्रू वो जो लैंड है उनको थोड़ी टाइम के लिए जो सॉइल है उसको रिमूव करती है और फिर वहाँ पर जो अपने एग्स हैं उनको वो ले करती है। प्रेजेंट टाइम में काफ़ी थ्रेट्स मिल रही हैं इनको। थ्रेट्स मिलने का मेजर काम ये है कि प्रेजेंट टाइम में मैरीन पोल्यूशन और वेस्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। ह्यूमन कंजप्शन के कारण भी इनकी बहुत ज़्यादा पोचिंग की जा रही है। प्लास्टिक गार्बेज की वजह से इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और फिशिंग ट्रोलर्स जो हैं उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो ये कुछ थ्रेट्स हैं, अगर इनके ऊपर वर्क किया जाए तो आने वाले टाइम में ये जो ओलिव रिडली टर्टल्स हैं इनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है और जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जा सकता है। ये आप मैप यू कर लीजिए, ये हमारा जो ओडिशा स्टेट है उसका बिल्कुल जो कोस्टल वाला रीजन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर देखिए, पेज नंबर 6 पर, एडिटोरियल पेज पर, यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो हम डिस्कस करेंगे। अभी जम्मू एंड कश्मीर वाला जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया उसी से रिलेटेड इसमें बताया गया है कि देखो पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में, कश्मीर वाला जो रीजन है वहाँ पर, वैली वाला जो रीजन है वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है रिलेटेड टू जम्मू। इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका ये मानना है कि मुस्लिम मेजोरिटी से हिंदू मेजोरिटी वाले एरिया में ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि वहाँ पर जो सीट्स हैं उनको ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा सके, जिसकी वजह से जो हिंदू पॉपुलेशन है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि देखो जो भी डिस्कशन होना चाहिए था वहाँ की जो रीजनल पार्टीज़ हैं उन्होंने बोला कि इनएडिक्वेट जो कम्युनिकेशन है, इसके अलावा जो पब्लिक की कन्वीनियंस को अगर आप ध्यान में अगर आपको रखना है तो इन सारे जो प्रेजेंट टाइम में जो रिजल्ट दिया है डिलिमिटेशन कमीशन है उसके ऊपर दोबारा से वर्क होना चाहिए और जो सारे पॉइंट्स हैं उनके ऊपर व्यू करके दोबारा से जो सीट्स हैं उनको चेंजेस करने की कोशिश की जानी चाहिए। यहाँ पर आर्टिकल है उज्ज्वला स्कीम को लेकर के। इस आर्टिकल को शुरुआत की गई है एक स्टोरी के थ्रू जिसमें बताया गया है कि ओडिशा में जो देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, यहाँ पर देखो दंदा सिंगा एक वहाँ पर ग्राम पंचायत है, उसकी स्टोरी इसमें बताई गई है कि एक विमेन है वहाँ पर उज्ज्वला स्कीम के अंडर उनको गैस कनेक्शन दिया जाता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में उसका वो बहुत कम यूज़ कर पा रही हैं, जिसका कारण ये है कि एक तो प्राइजेज जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। जो दूसरा मेजर रीजन ये है कि रूरल एरियाज़ में जो कनेक्टिविटी है वो भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। इसी के लेकर के इस आर्टिकल में फोकस किया गया है कि देखो बहुत सारे सर्वे की अगर हम बात करें जिसमें यहाँ देखो किर्क स्मिथ जो है जिन्होंने हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था 3 डेकेड्स तक, उन्होंने यहाँ पर एयर पोल्यूशन, इंडिया में जो इंडोर एयर पोल्यूशन है उसके ऊपर वर्क किया और उन्होंने ये देखा कि बहुत सारे हमारे यहाँ पर हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की अगर हम बात करें तो उसमें भी ये बताया गया है कि हमारे यहाँ पर मतलब जो हाउस होल्ड्स हैं उनमें टीबी के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं क्योंकि हम सॉलिड जो भी फ्यूल्स हैं उनका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि देखो उज्ज्वला स्कीम के अंडर अगर हम बात करें तो एलपीजी कलेक्शन जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं, इसकी वजह से जो भी फिलिंग पॉइंट्स हैं वो भी इंक्रीज़ हुए हैं। लेकिन कारण ये है कि एक तो कोविड की वजह से जो इनका प्राइजेस है, सिलेंडर का जो प्राइजेस है वो इंक्रीज़ हो गया है, जिसकी वजह से रिफ़िल करवाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। गवर्नमेंट को कुछ ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाहिए ताकि लोगों को जो एक तरीके से कन्वर्जन हुआ था
गैस कनेक्शन के ऊपर वो कन्वर्जन बना रहे। अगर आपने स्कीम के अंडर, उज्ज्वला स्कीम के अंडर गैस कनेक्शन लोगों को प्रोवाइड करवाए हैं, लेकिन लोग अगर उस कन्वर्जन पर रुक ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर इस स्कीम का जो ग्राउंड लेवल पर जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था, जो हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन होना चाहिए था, वो सॉल्यूशन हो ही नहीं पा रहा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि जो प्राइजेस हैं उनको इस तरीके से मेंटेन करने की कोशिश करें कि जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं वो इजीली गैस कनेक्शन जिनको दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें वो रिफिल इजीली करवा पाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 9 पर, यहाँ पर ये बताया गया है पेज नंबर 9 पर, अभी हमने देखा कि जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला जो है वो म्यांमार की विजिट पर गए हैं। इसका मेजर रीजन यही है कि म्यांमार के साथ में जो हमारे रिलेशन है, क्योंकि हमारी बॉर्डर एरिया काफ़ी टच होता है नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, तो उस एरिया में एक तरीके से पीस और स्टेबिलिटी बनी रहे। इन सब पॉइंट्स के ऊपर भी वहाँ पर डिस्कशन किया गया। इसके अलावा वहाँ पर डेमोक्रेसी लाने के लिए भी इंडिया ने बात की है। इंडिया चाहता है कि वहाँ पर जल्द से जल्द जो डेमोक्रेसी लाने की पहले कोशिश की गई थी वो दोबारा से जल्द वहाँ पर रिटर्न हो सके। हालांकि जो हर्ष श्रृंगला है उन्होंने मीटिंग करने की कोशिश की आंग सान सू की, उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि 4 साल की उनको जेल की गई है, लेकिन उनके साथ में मीटिंग करने की जो मतलब परमिशन नहीं दी गई म्यांमार में। अभी हमें पता है कि वहाँ पर मिलिट्री रूल चल रहा है और मिलिट्री रूल से डेमोक्रेसी में चेंज करवाने के लिए इंडिया चाहता है कि डेमोक्रेसी को अगर अवेल होता है तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो इजीली सॉल्व हो जाएंगी। यहाँ पर जो आर्टिकल है ये देखिए, चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन, तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन, उन्होंने एक नई स्कीम लॉन्च की है जिनका नाम है मीनडूम मंजापाई। इस स्कीम में जो क्लॉथ बैग्स हैं उनके यूजेस को प्रमोट किया जाएगा, ताकि जो प्लास्टिक बैग प्रेजेंट टाइम में हम यूज़ कर रहे हैं उनकी जगह पर इन बैग्स का यूज़ किया जा सके अपने जनरल वर्क्स के लिए। इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि पहले यहाँ पर ट्रेडिशन होती थी इस तरीके के जो बैग्स हैं उनका यूज़ करना, लेकिन आने वाले टाइम में प्लास्टिक बैग्स ने इनको रिमूव कर दिया। प्लास्टिक बैग्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि आप कैसे भी इनको यूज़ कर लीजिए। अगर आप उनको यूज़ करते हो, वन टाइम यूज़ प्लास्टिक जो होता है उसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। अगर वो वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं तो उसकी वजह से जो वहाँ पर एनिमल है, जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। अगर हम उसको जलाते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक को, तो उसकी वजह से जो एयर पोल्यूशन है वो इंक्रीज होता है। तो काफ़ी हजार्डस प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अगर इन सारी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है तो हमें उसका अल्टरनेट ये जो क्लॉथ बैग है उसके ऊपर अपने आप को चेंज करना होगा, अपने आप को वहाँ पर डाइवर्जन अपना करना होगा। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ में इंडिया के जो रिलेशन है उसके बारे में बताया गया है। हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने ये बोला है कि जल्दी ऑस्ट्रेलिया के साथ में वर्चुअल मीटिंग की गई है और जो भी ट्रेड डील, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो साइन किया जाना था बायलैटरली, जो अभी ऑस्ट्रेलिया के ऑफिसर्स हमारे इंडिया की विजिट पर आए, उनके जो मिनिस्टर्स हमारे इंडिया की विजिट पर आए और फिर 2+2 जो डायलॉग उनके साथ में डिस्कशन किया गया, उन सारे पॉइंट्स के ऊपर जल्द ही हम क्या करेंगे, साइन करेंगे। मतलब हमारे जो भी ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो जल्दी एग्जिस्ट हो पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 11 पर, फॉरेन पेज पर, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो, अभी हमने देखा कि यूक्रेन और रशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट चलने का बहुत सारे इश्यूज हैं, बॉर्डर एरियाज दोनों के मैच होते हैं। इसके अलावा रशिया ने तो ये भी बोला है कि यूक्रेन हमारा ही पार्ट है, उसमें कुछ अलग ही नहीं है, दोनों की कल्चर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा मिलती है। बॉर्डर अलग होने से क्या होता है, दोनों है तो एक ही ना, और दोनों पहले से यूएसएसआर के पार्ट थे, तो काफ़ी कल्चर एक्टिविटी जो है वो हमारी सेम है। इसको लेकर के ये बताया गया था कि देखो, कुछ सैटेलाइट रिसर्च के थ्रू ये सामने आया था कि बॉर्डर एरियाज़ में बहुत सारी जो भी अपनी आर्मी है, जो भी अपने वेपन्स हैं, उनको डिप्लॉय किया है यूक्रेन वाले रीजन में। किसने? रशिया ने। इसको लेकर के यूएस ने रशिया के साथ में डिस्कशन किया और उन्होंने ये बोला कि अगर यूक्रेन को कोई कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है तो यूएस और नाटो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमेशा खड़ा हुआ है यूक्रेन के साथ में। अब मिस्टर पुतिन ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया है कि अगर आप नाटो को एक्सटेंड करने की कोशिश करते हो ईस्टर्न यूरोप वाली साइड में, तो हम इस चीज़ को एक थ्रेट मानेंगे कि आप हमारी जो सिक्योरिटी है उसको थ्रेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यूक्रेन और रशिया का जो मैप है उसको व्यू करना है, उसके आसपास जो भी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनको व्यू करना है, जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको व्यू करना है। जब भी आप किसी
स्पेसिफिक किसी टर्म को आप डिस्कस करते हो तो उस टर्म के बारे में जो भी बेसिक फैक्ट्स है उसको आप मैप के थ्रू व्यू करने की कोशिश किया करो। ओके, तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।